हाय गाइस, आपके अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विद्युत वेल्डिंग के बारे में, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बारे में, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम, जी हाँ दोस्तों, आपके 6 सेमेस्टर एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस चैप्टर के। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिरोधक यानी कि प्रतिरोधक वेल्डिंग का कोई उदाहरण नहीं है, यानी कि इसमें कौन सा है ऐसा जो प्रतिरोधक वेल्डिंग का उदाहरण नहीं है। तो इसमें कौन सा है, स्पॉट वेल्डिंग है, या सीम वेल्डिंग, या एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, या प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में 2 डायोड का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक डायोड का आंतरिक प्रतिरोध 10 ओम पर स्थिर माना जा सकता है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी आरएमएस वोल्टता सेंटर टैप में सेकेंडरी के प्रत्येक तक 50 वोल्ट है तथा भार प्रतिरोध 990 ओम है। लोड धारा का आरएमएस मान प्राप्त करें। यानी कि अ फुल वेव रेक्टिफायर यूजेस 2 डायोड्स। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच डायोड में बी assumed constant at 10 ohm. The transformer's RMS secondary voltage from center tap to east of secondary is 550 volt and load resistance is 990 ohm. Find RMS value of load current. तो इसका क्या हो जाएगा आंसर में प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 50 मिली एम्पियर। क्या हो जाएगा, 50 मिली एम्पियर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्बन इलेक्ट्रोड आर यूज्ड इन जीएलएस लैम्प में, ड्राई सेल्स में, या आर्क फर्नेसेस में। ठीक है दोस्तों, यानी कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग होता है, कहाँ उपयोग होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, यानी कि कौन सा सही है। यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों सही हैं, या 2 और 3 सही हैं, या 1 और 3, या ओनली 1 होगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर में प्यारे दोस्तों, 2 और 3, यानी कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग ड्राई सेल्स में होता है और आर्क फर्नेसेस में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 2 का ये बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आर्क वेल्डिंग में एसी आपूर्ति सिस्टम पर वोल्टेज किस सीमा में होता है। यानी कि इन आर्क वेल्डिंग द वोल्टेज ऑन एसी सप्लाई सिस्टम इन रेंज, किस रेंज में होता है, 70 से 80 वोल्ट के 70 से 100 70 यानी कि 1000 से 1200 वोल्ट के बीच, या 400 से 500 वोल्ट के बीच, या 200 से 250 वोल्ट के बीच, या 70 से 100 वोल्ट के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 70 से 100 वोल्ट के बीच होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक वेल्डिंग सहायक उपकरण नहीं है। यानी कौन सा ऐसा उपकरण है जो वेल्डिंग सहायक उपकरण नहीं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल्डिंग एसेसरी। यानी कि हम जब वेल्डिंग की क्रिया करते हैं तो उस समय हम किसका उपयोग नहीं करते हैं अपने हाथ या शरीर में, इलेक्ट्रिक होल्डर का करते हैं, हैंड स्क्रीन का करते हैं, केबल का दोस्तों नहीं करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केबल। क्या हो जाएगा, केबल। जबकि दस्ताने का भी उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्युत प्रतिरोध में, यानी विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग में यानी कि क्या क्या होता है, आवश्यक धारा 100 एम्पीयर से अधिक होता है, या आवश्यक वोल्टेज 4 से 12 वोल्ट की सीमा में होता है, या वेल्ड में आपूर्ति की गई ऊर्जा आमतौर पर प्रति वर्ग mm क्षेत्रफल के लिए 60 वाट से लेकर 80 वाट तक सीमा के बीच होती है। सभी विकल्प सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसी वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त डीसी जनरेटर में क्या होना चाहिए। यानी डीसी जनरेटर में क्या होना चाहिए, आरोही अभिलक्षण होना चाहिए, पतन अभिलक्षण होना चाहिए, रिज्व अभिलक्षण होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मेरे पास दोस्तों क्या हो जाएगा, ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी पतन अभिलक्षण होना ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत परिपथ यानी वेल्डिंग विद्युत परिपथ होता है, यानी थोड़ा यहाँ पे थोड़ा दोस्तों ये फिगर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो इसको हम आप लोग पढ़ के सुनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से, विद्युत यानी कि वेल्डिंग विद्युत परिपथ होता है, यानी कि द वेल्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट इस हमेशा भूसंपर्कित होता है। जो वेल्डिंग विद्युत परिपथ होता है हमेशा क्या होता है, भूसंपर्कित होता है, या कभी भी भूसंपर्कित नहीं होता है, या केवल केबल्स के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों आप लोग जानते होंगे, ऑलवेज हमेशा भूसंपर्कित होता है, हमेशा क्या होता है, भूसंपर्कित होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिरोध वेल्डिंग की सबसे बड़ी असुविधा क्या है, यानी कि द मेन ड्रॉबैक ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज, क्या हो जाएगा, आरंभ की ओर
आरंभ की और साथ ही रख रखाव की बहुत ज़्यादा लागत, जटिल आकारों और खंडों को वेल्ड नहीं किया जा सकता, केवल एक समान धातुओं को ही वेल्ड किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आरंभ की और साथ ही रख रखाव बहुत ज़्यादा लागत। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 180 क्वेश्चन की तरफ। आर्क ब्लो एक बिल्डिंग विकृति है जो इनमें से पाई जाती है। आर्क ब्लो इज़ अ बिल्डिंग डिफेक्ट विज इनकाउंटर्ड इन। तो इसका क्या होगा? आर्क बिल्डिंग जिसमें डीसी धारा का उपयोग किया जाता है, आर्क बिल्डिंग जिसमें एसी धारा का उपयोग किया जाता है, गैस बिल्डिंग या थर्मिट बिल्डिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आर्क बिल्डिंग जिसमें डीसी धारा का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। प्रतिरोध बिल्डिंग के दौरान जोड़ पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किसके समानुपाती होती है? ड्यूरिंग रेजिस्टेंस बिल्डिंग हीट प्रोड्यूस्ड एट द जॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू। किसकी होती है? विद्युत धारा की होती है, या वोल्टेज को होती है, I²R की होती है, या वोल्ट एम्पियर्स की होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? I²R लॉस के बराबर होगी। ठीक है, ऊष्मा I²R लॉस को होगी। आगे चलते हैं। ये तो थोड़ा गड़बड़, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है, तो इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। दोस्तों 183 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्डिंग कार्य के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला डिस्टकारी है, यानी कि फॉर बिल्डिंग ड्यूटी द रेक्टिफायर्स कॉमनली यूज्ड, और यानी कि मरकरी आर्क डिस्टकारी का उपयोग करते हैं, या सेलेनियम धातु डिस्टकारी का उपयोग करते हैं, या मरकरी आर्क डिस्टकारी और सेलेनियम धातु डिस्टकारी दोनों का प्रयोग करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सेलेनियम मेटल रेक्टिफायर्स। सेलेनियम धातु डिस्टकारी का उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्क बिल्डिंग के लिए निम्न में से किस जनरेटर का उपयोग किया है? दोस्तों कौन सा जनरेटर इसमें उपयोग करते हैं? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर्स आर यूज्ड इन आर्क बिल्डिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिफरेंस विभेदी जटिल, यानी कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करते हैं, न कि शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं, श्रेणी जनरेटर का उपयोग नहीं करते हैं, संचयी जटिल जनरेटर का उपयोग नहीं करते, जबकि इसमें क्या करते हैं? विभेदी जटिल जनरेटर उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 185 क्वेश्चन की तरफ। एज द थिकनेस ऑफ द पार्ट ऑफ बी वेल्डेड इंक्रीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स फॉर एसी बिल्डिंग शुड आल्सो इंक्रीज। यानी कि जब भाग की मोटाई बढ़ाई जाती है तब एसी बिल्डिंग के लिए निम्न पैरामीटर में से कौन सी वृद्धि होनी चाहिए? यानी कि वोल्टेज वृद्धि होनी चाहिए, धारा वृद्धि होनी चाहिए, या आवृत्ति वृद्धि होनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें क्या होता है? बिल्डिंग में हम धारा को बढ़ाते हैं, धारा को बढ़ाकर हम बिल्डिंग का काम करते हैं। इसमें वोल्टेज को घटा करके धारा को बढ़ा करके हम बिल्डिंग का कार्य करते हैं। आगे चलते हैं 186 क्वेश्चन की तरफ। द टिप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स फॉर स्पॉट बिल्डिंग आर मेड ऑफ। यानी बिंदु झलाई के लिए इलेक्ट्रोड्स की नोक किससे बनी होती है? किससे बनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? कार्बन की बनी होती है, या तांबे की मिश्र धातु, या विशुद्ध तांबे की बनी होती है, या माइका की बनी होती है, या पोर्सिलिन की बनी होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तांबे की मिश्र धातु की बनी होती है, या विशुद्ध तांबे की बनी होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रे आयरन यूजुअली वेल्डेड बाय, यानी ग्रे आयरन प्रायः इसके द्वारा वेल्ड की जाती है। आर्क बिल्डिंग के द्वारा, गैस बिल्डिंग के द्वारा, टीआईजी बिल्डिंग, या एमआईसी बिल्डिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैस बिल्डिंग के द्वारा, गैस बिल्डिंग के द्वारा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संलयन या गैर दबाव बिल्डिंग की श्रेणी में आता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्यूजन और नॉन प्रेशर बिल्डिंग। प्रतिरोध बिल्डिंग, धातु आर्क बिल्डिंग, अल्ट्रासोनिक बिल्डिंग, या विस्फोटक बिल्डिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेटल आर्क बिल्डिंग, धातु आर्क बिल्डिंग। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिरोध बिल्डिंग में एससीआर संपर्क के दौरान बंद हो जाता है, यानी कि इन रेजिस्टेंस बिल्डिंग द एससीआर कंडक्टर विल क्लोज ड्यूरिंग, यानी कि निस्पीडन काल में, या धारण अवधि में, या यहाँ पे थोड़ा कम समझ में आ रहा है दोस्तों, तो इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। फ्लैश बट बिल्डिंग में जो होता है, यानी कि फ्लैश बट बिल्डिंग में, यानी फ्लैश इन बट
इन फ्लैश बट वेल्डिंग में क्या होता है कि झलाई किए जाने वाले पृष्ठों को विशेष तरीके से तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती, साफ़ और शुद्ध झलाई प्राप्त होती है, बिजली की कम ज़रूरत पड़ती है, सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर में पता तो सभी विकल्प सही हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटलाइंस द फीचर्स ऑफ डीसी वेल्डिंग ओवर एसी वेल्डिंग, यानी निम्नलिखित में से क्या एसी वेल्डिंग पर डीसी वेल्डिंग की सुविधाओं की रूपरेखा करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपकरण की लागत अधिक है, यह कम सुरक्षित है क्योंकि नो लोड वोल्टेज उच्च है, या घूर्णन भागों के अभाव के कारण दक्षता उच्च होती है, या उपकरण की लागत अधिक है, यह सुरक्षित है, घूर्णन भागों के अभाव के कारण दक्षता अधिक है, या उपकरण की लागत सस्ता है, यह कम सुरक्षित है क्योंकि नो लोड वोल्टेज उच्च है, घूर्णन भाग के न होने के कारण दक्षता अधिक होती है, या अगला क्या है ऑप्शन, उपकरण की लागत कम है, नो लोड वोल्ट उच्च होने के कारण यह कम सुरक्षित है, घूमने वाले भाग के अभाव के कारण दक्षता कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उपकरण की लागत सस्ता है, यह कम सुरक्षित है क्योंकि नो लोड वोल्टेज उच्च है, और घूर्णन भाग के न होने के कारण दक्षता अधिक होती है। तो आशा करते हैं चीज़ें आप लोग को अच्छी से समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, कमेंट करें दोस्तों, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की दबा लें ताकि आने वाली वीडियो के संबंध नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले। इसीलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।